आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? बायोजियोलॉजिकल साइकिल। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर एनसीईआरटी में इसका जिक्र कहाँ है, जो टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। जहां पे स्टोमेटा का फिगर बना हुआ है, गार्ड सेल का फिगर बना हुआ है, इसी पेज के आप नीचे से तीसरी लाइन में देखेंगे जब, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये सभी जो है कहाँ से लिए जाते हैं? सॉइल से। और कहाँ यूज होते हैं? फोटोसिंथेसिस में। तो इस समय फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उसका लास्ट स्टेप है ये। तो इसमें बहुत थोड़ी जानकारी दी हुई है। अगर इसको ब्रॉड स्तर पे देखा जाए तो ये जिस टॉपिक का पार्ट है उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों बायोजियोलॉजिकल साइकिल। इन्होंने दिया है थोड़ा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं पूरा। आप पढ़े थे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वृक्षों की जड़ों से क्या जाता है? पत्तियों तक पानी जाता है, वाटर जाता है। और वाटर में ही घुला होता है क्या? मिनरल घुला होता है। आज उसी की चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है। तो देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल 3 वर्ड से बना है, 3 क्या 4 वर्ड से बना है। सबसे पहले समझिए बायो का मतलब क्या है। ये बताइए आप हमें, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? बायोस्फीयर में होगा कि नहीं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बायोस्फीयर क्या है। भैया धरती को 4 स्फीयर में बांटा गया है। सबसे पहले है हाइड्रोस्फीयर, धरती का वह हिस्सा जहां क्या है? पानी है। दूसरा है लिथोस्फीयर, जहां पर जमीन है। तीसरा है एटमॉस्फेयर, जहां पे एयर है। और चौथा है बायोस्फीयर, धरती का वह हिस्सा जहां पर कौन रहता है? जीव जंतु रहते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ये क्षेत्र धरती पर भी हो सकता है, जल में भी हो सकता है और एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है। ये ऐसे होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं कि नहीं? ये अर्थ का 3 स्फीयर है, ध्यान दीजिए। एक स्फीयर है हाइड्रोस्फीयर, एक है लिथोस्फीयर, एक है एटमॉस्फेयर। 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं। और इन्हीं तीनों का वह हिस्सा जहां पे जीव जंतु रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कोई धरती के अतिरिक्त नहीं है, यहीं पर है। लेकिन बस कंडीशन यह है यहाँ पे जीव जंतु होने चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा। तो इस बायो का मतलब क्या है? बायोस्फीयर है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने चल रहे हैं ये कहाँ घटित होगा? ये बायोस्फीयर में घटित होगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा जियो। जियो का मतलब है भैया जियोलॉजिकल। अभी हमने बताया ये धरती को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो किसको बांटा गया? धरती को। भैया ये भले ही बायोस्फीयर का पार्ट है, लेकिन है तो अर्थ पर ही, तो इस वजह से जियो आगे लगा हुआ है। तो इस जियो का मतलब है धरती की बातें हो रही हैं, ये जियोलॉजिकल बातें हो रही हैं ये। और तीसरा है भैया केमिकल। यहां पे किसका जिक्र होगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जिक्र होगा, जो कि किससे रिलेटेड है? केमिकल से रिलेटेड है। इसीलिए इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया है? बायोजियोकेमिकल। अब चौथा वर्ड आपका क्या है? साइकिल। साइकिल का मतलब ये है, ये एक जगह से शुरू होके और फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है। अगर स्पष्ट भाषा में कहें तो धरती से शुरू होकर और फिर वापस कहाँ मिल जाती हैं? धरती पर मिल जाती हैं, जो कि एक साइकिल के रूप में चलता है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। बात सबके समझ में अच्छे से आ गई है। अब एक एक पर डिटेल में चलते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में होता क्या है
कुछ ऐसे एलिमेंट हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी साइकिलिंग होती है। अब उसमें क्या क्या है ध्यान दीजिए। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है गैसीयस साइकिल। गैसीयस साइकिल का मतलब यह है इसमें ऐसे कंपाउंड आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ज्यादातर किस फॉर्म में रहते हैं, गैसीयस फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए इनके कैटेगरी को अलग कर दिया गया। अब जो दूसरा कैटेगरी है वो है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब यह है, देखिए सेडिमेंटेशन आपने सुना है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल। अगर किसी चीज को आप जल में घोलिए तो जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये सब ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ज्यादातर किस रूप में पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल के रूप में पाए जाते हैं जो गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। गैसियस साइकिल अलग है और सेडिमेंट्री साइकिल अलग है। तो गैसियस साइकिल में सभी बच्चे ध्यान से देखें, पहला साइकिल है कार्बन साइकिल। मतलब कार्बन कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है, सभी लोग ध्यान से देखिए। आप लोग फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ चुके हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कौन ले लेता है, ग्रीन प्लांट ले लेता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये ग्रीन प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो उसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं है, कार्बन की मात्रा है। अब ये कार्बन की मात्रा गई कहाँ, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जानिए जो उसने ग्लूकोज बनाया उसमें चली गई। ग्लूकोज में कार्बन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो कुछ चला गया किसमें, फूड के रूप में चला गया। और यही फूड कौन यूज किया, एनिमल। मतलब हेट्रोट्रोप्स ने इस फूड को यूज किया और यही कार्बन किसके अंदर चला गया, फिर हेट्रोट्रोप्स के अंदर चला गया, मतलब एनिमल के अंदर चला गया। अब आपने देखा कि जो कार्बन ग्रीन प्लांट ने लिया, इसको ग्रीन प्लांट भी यूज कर रहा है और साथ ही साथ हेट्रोट्रोपिक एनिमल भी इसको यूज कर रहे हैं। और ये दोनों जब मर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तो इन्हीं से बनता है क्या, फॉसिल फ्यूल बनता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और उसको हम जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब इसके फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ध्यान से फिर से देखिए। तो फिर से फॉसिल फ्यूल जब जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। जब फॉसिल फ्यूल जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2। और फिर से CO2 कौन ले लेगा, और ग्रीन प्लांट से कहां जाएगा, एनिमल में। एनिमल से फिर क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल। फिर फॉसिल फ्यूल जलने पर क्या बनेगा, CO2। CO2 फिर कौन ले लेगा, ग्रीन प्लांट। तो क्या ये एक साइकिल के रूप में चल रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप हमसे ये पूछिए कि सर ये साइकिल के रूप में चल क्यों रहा है। आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब एलिमेंट या कोई भी मैटर हो, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो इस आधार पे दुनिया का कोई भी चीज अगर वो मटेरियल पार्टिकल है तो वो नष्ट नहीं हो सकता है, बल्कि किसी न किसी रूप में चेंज होगा। तो आप यहाँ वही देख रहे हैं कि विभिन्न रूपों में चेंज हो रहा है, लेकिन एट लास्ट फिर उसी रूप में आकर मिल जा रहा है धरती पर। तो कार्बन साइकिल सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन साइकिल पर। तो सभी बच्चे हमें बताएं, ऑक्सीजन जो है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं कि नहीं निकालते, निकालते हैं। और ये ऑक्सीजन लेता कौन है, एनिमल लेता है। और एनिमल वो ऑक्सीजन लेकर निकालता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, फिर प्लांट। आप सभी बच्चे ध्यान दें, ऑक्सीजन को किसने लिया, एनिमल ने। और एनिमल जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उसको किसने लिया,
प्लांट ने फिर ऑक्सीजन दिया किसको, और एनिमल ने फिर CO2 दिया किसको। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हो रहा है और बाद में ये CO2 के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से प्लांट के पास वापस चला जा रहा है। तो CO2 में ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो यहां पर जिस ऑक्सीजन की बात होगी वो ऑक्सीजन किस रूप में है, CO2 के रूप में। एनिमल को तो एयर के फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्सीजन के फॉर्म में, लेकिन जब वो प्लांट तक पहुंचता है तो किस रूप में पहुंचता है, CO2 के रूप में पहुंचता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों ऑक्सीजन साइकिल। सबके समझ में बात आ गई है कि नहीं आ गई है? चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि बहुत फेमस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ध्यान से समझिए। जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसको बहुत सारे बैक्टीरिया करते क्या हैं, उसको चेंज कर देते हैं किसमें, अमोनिया में चेंज कर देते हैं। अमोनिया मतलब NH3 में। तो जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर का उसको मतलब जो सॉइल में नाइट्रोजन रहता है उसको बैक्टीरिया किस में चेंज कर देते हैं, अमोनिया में चेंज कर देते हैं। और अमोनिया से ये क्या बनता है, नाइट्रेट्स बनता है। और ये नाइट्रेट्स कौन लेता है, ध्यान से देखिए। जो आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में वाटर के साथ मिनरल आता है, तो ये मिनरल है भैया। आप खेतों में खाद का छिड़काव करते हैं तो खाद में क्या होता है भैया, नाइट्रेट्स ही तो होता है। तो बैक्टीरिया अगर बना रहे हैं अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, तब तो ठीक है। अगर इसकी कमी पड़ रही तो आप एक्स्ट्रा जो है खाद के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। और ये नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्राइड्स के रूप में कहाँ गया, प्लांट में गया। और प्लांट में जाने के बाद ये क्या बनाता है, ध्यान दीजिए, ये बनाता है भैया प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है, सेल बनता है। प्रोटीन आप जानते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये सेल का निर्माण करता है प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल में नाइट्रोजन की मात्रा पहुंची। और इसके बाद जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे, फिर से धरती में समाहित हो जाएंगे, तो फिर से ये कहाँ नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, जहां पहले था वहीं फिर पहुंच जाएगा। तो फिर से ऐसे बैक्टीरिया वायरस किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट से प्लांट और एनिमल में जाएगा, फिर प्लांट और एनिमल से वापस कहाँ पहुंच जाएगा, सॉइल में पहुंच जाएगा। तो ये एक नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आपने जाना कि नाइट्रोजन का साइकिल कैसे चलेगा। यह इसी में सब लिखा हुआ, देखिए ध्यान से। जो सॉइल का नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन को क्या कर दिया, अमोनिया में चेंज कर दिया। अमोनिया से किस में बदला, ये नाइट्रेट्स में बदला। नाइट्रेट समझ लीजिए खाद है। पहले खाद कम लगता था, क्यों, क्योंकि हम गोबर वगैरह यूज करते थे, बायो फर्टिलाइजर यूज करते थे, केचुआ वगैरह रहता था। ये सब करते क्या थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करते थे। अब ये सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए हमें अलग से डालना पड़ रहा है, खाद डालना पड़ रहा है। और ये सभी जाता है प्लांट में, और प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उसके बाद में ये फिर से सॉइल में पहुंच जाता है और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं वाटर साइकिल का। अब चूंकि पढ़ा रहे हैं तो सारे साइकिल आपको पढ़ा दे रहे हैं। अब जब साइकिल स्टार्ट ही किया है तो जितने साइकिल हैं सब आपको बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं वाटर साइकिल। आप मुझे बताइए, नदियों तालाबों का पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, उठता है। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद कूल होता है, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेट होता है। मतलब जो बादल के रूप में रहता है वो कंडेंसेट होता है। और उसके बाद में फिर से धरती पर किस रूप में वापस आ जाता है, बारिश के रूप में। और फिर नदियों तालाबों में चला जाता है, फिर वहां से जो है इवेपोरेट होकर उड़ता है, बादल बनता है, कंडेंसेट होता है, बारिश होती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये कौन सा साइकिल है, वाटर साइकिल है। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद देखिए फास्फोरस साइकिल। अभी तक हमने जो पढ़ाया था
ये सब गैस के रूप में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो गैस के रूप में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए फास्फोरस साइकिल। इसमें फास्फोरस का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। तो चट्टानों पर जो बारिश की वजह से कटाव होगा, तो वहाँ से फास्फोरस के एटम निकल के कहाँ पहुँचेंगे, सॉइल में पहुँचेंगे। और सॉइल से कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा। और फिर प्लांट से कहाँ पहुँचेगा, एनिमल के पास पहुँचेगा। और एनिमल जब मर जाएंगे भैया, तो फिर धरती में चला जाएगा कौन, फास्फोरस, फिर से सॉइल में चला गया। तो फिर से जो है यही प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। तो आपने देखा कि सॉइल से निकलकर फिर सॉइल में चला गया फास्फोरस। तो इस तरीके से फास्फोरस का साइकिल हो रहा है। भाई धरती में जाने के बाद फिर से चट्टान बनेगा। तो ये है भैया फास्फोरस का साइकिल। अब इसके बाद बात करते हैं सल्फर की साइकिल। तो जैसे अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन को बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मिनरल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही सल्फर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही बैक्टीरिया, वायरस यही सब आते हैं। तो सल्फर को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनरल में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ से प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के जरिए वाटर के साथ इसको ले लेगा। और फिर प्लांट से कहाँ पहुँचेगा, एनिमल में पहुँचेगा। और एनिमल से फिर जब एनिमल मर जाएंगे फिर धरती में चले जाएंगे, तो भैया तो फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, सल्फर के रूप में फिर से सॉइल में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से सल्फर की साइकिल चलती रहती है। अब ध्यान दीजिए, इसी रॉक में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, और भी मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इसीलिए और जितने हैं इस सबको कंबाइंड रूप से हमने लिख दिया है रॉक साइकिल। तो जैसे आपने फास्फोरस और सल्फर में देखा, यही हाल और भी एलिमेंट के साथ होता है। मतलब वो रॉक से जब बरसात होती है, वहाँ से कटते पिटते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में। सॉइल से फोटोसिंथेसिस के जरिए वाटर के साथ इसको कहाँ खींचा जाता है, प्लांट में। और प्लांट से फिर कहाँ पहुँचते हैं, एनिमल में। एनिमल से फिर कहाँ पहुँचते हैं, सॉइल में पहुँचते हैं। और सॉइल से फिर रॉक बनते हैं, रॉक से फिर सॉइल में जाते हैं, और ये प्रोसेस फिर से वैसे चलने लगती है। तो पूरी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब सभी बच्चे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझें। आप हमसे ये पूछिए, सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल से सॉइल में गया, तो अभी तक हमने ये बताया ये प्रोसेस कैसे होता है। अब आप ये जान लीजिए कि इन सब का शरीर में रोल क्या है। तो एक एक का रोल बता रहे हैं। जो कार्बन है वो मानव शरीर में किस रूप में विद्यमान है, CO2 के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा जितने भी सेल बने हैं उन सब में भी जो प्रोटीन वगैरह बनता है उसमें भी कार्बन यूज होता है। मतलब शरीर के बहुत सारे कार्यों में कार्बन का योगदान है। ऑक्सीजन भी साथ में लगा होता है भैया। नाइट्रोजन का रोल है भैया, सबसे ज़्यादा रोल है प्रोटीन के निर्माण में। अब प्रोटीन से ही शरीर बना ही आप सभी जानते हैं। वाटर साइकिल आप जान ही रहे हैं, शरीर में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है और बाहर भी पड़ती है। फास्फोरस का क्या यूज है, ध्यान से देखिए। तो फास्फोरस का यूज प्रोटीन में भी थोड़ा बहुत होता है। और इसके अलावा जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किस बांड से बंधे होते हैं, फास्फेट बांड से बंधे होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ATP पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो जो फास्फेट है वो फास्फोरस का ही क्या है, कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसी का पार्ट है, आयन है उसी का। तो ये फास्फोरस का रोल है मानव शरीर में। इसके अलावा सल्फर का क्या रोल है, सल्फर भी भैया प्रोटीन में यूज होता है, बहुत कम मात्रा होती है लेकिन प्रोटीन में कुछ हद तक सल्फर भी होता है। इसके अलावा जो बाल वगैरह आपके हैं इन सब में किसका यूज है, सल्फर का यूज है। तो सल्फर भी मानव शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अदर मिनरल जो हैं जैसे कैल्शियम हो गया, जानते हैं आप हड्डियों में यूज होता है, दांतों में यूज होता है, उसके साथ फास्फोरस भी लगा होता है। भाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है ना दांतों में, हड्डियों में, इसमें फास्फोरस भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है।
आयरन ब्लड में यूज होता है। सोडियम और पोटेशियम सिग्नल भेजने के काम में आते हैं शरीर में, न्यूरोट्रांसमिशन में यूज होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ाया जाएगा इसे। तो ये सब आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट लिखे गए हैं, इन सब का भैया ह्यूमन बॉडी में बहुत ही जबरदस्त यूज है। मतलब इन सब के बिना ना तो आपके शरीर का ग्रोथ हो सकता है, ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही वृद्धि एवं विकास हो सकता है। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल सबके समझ में अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग बायो जियो केमिकल साइकिल का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी ये सब आप जो है अभी कायदे से उतार लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सभी बच्चे बायो जियो केमिकल साइकिल का डेफिनेशन लिखिए। द मैटर ऑन द अर्थ, द मैटर ऑन द अर्थ is conserved and is present in the form of atoms and molecules, तो इसमें आपने ये जाना कि धरती पर जो भी मैटर है वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मतलब उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और किस रूप में रहता है? एटम और मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। आगे लिखिए, Since matter can neither be created, since matter can neither be created nor destroyed, कामा लगाइए, आगे लिखिए, नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज रिसाइकिल्ड इन द अर्थ सिस्टम, इट इज रिसाइकिल्ड इन द अर्थ लिखकर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिएगा, अर्थ सिस्टम इन वेरियस फॉर्म्स, फुल स्टॉप लगाइए। दीज साइकिल्स रहेगा, दीज साइकिल्स आर कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो सबके समझ में अच्छे से आ गया है? बहुत बढ़िया।